Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you on Concepts of Civil 2.0. दोस्तों अभी तक के लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक बात कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग चर्चा में आगे चलेंगे। ये पेपर यूपिटर प्लस सी राज्य इंस्ट्रक्टर 2023 में हुआ था जो कि 26 मार्च को वही पेपर है, उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं। उसमें कुल 35 क्वेश्चन आए थे जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। अब आज 21वें प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 21 21वां क्वेश्चन जो है अपना, हम इस पर थोड़ी बात करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड विड्थ फॉर स्टेयर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कह रहे हैं आवासीय भवन के लिए, किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आप एक बात बताइए कि भाई स्टेयर की, सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई क्या लेनी चाहिए। यानी अगर यहां सीढ़ी की बात करें तो कह रहा है कि भैया एक बात बताइए कितना मिनिमम विड्थ ले। ये दिस इज व्हाट इज द मिनिमम विड्थ फॉर अ स्टेयर इन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम कितना मिनिमम चौड़ाई लेकर चले। देखो इस प्रश्न के लिए मैं आपको पूरा स्टेयर नहीं पढ़ाने वाला हूं, मुझे बस दो क्लॉज बताने हैं आपको जो जरूरी है एक अच्छी गुणवत्ता की। हाँ, स्टेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसी पर थोड़ी हमें चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, इसी प्रश्न में ही अपनी थोड़ी थोड़ी बात लिख देता हूं, ठीक, फिर इसका सोल्यूशन दे दूंगा। देखो बोर्ड ने इसका जवाब जो दिया है ना 1000 mm यानी 1 मीटर दिया है। कितना दिया है? 1 मीटर। लेकिन कुछ दिक्कत है दोस्त, ये बोर्ड का जवाब है। हम लोग थोड़ी बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड स्टेयर। एक अच्छी गुणवत्ता की सीढ़ी के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पूरी हो जाए कि उसी अच्छी गुणवत्ता की कही जाए। तो पहली आवश्यकता है कि आवासीय भवन अगर अपना हो, आवासीय भवन समझते हैं कि सीढ़ी की मिनिमम विड्थ जो लेकर चलनी चाहिए वो 750 mm है। यही यूपीबीटी की जो सबसे बेस्ट बुक आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, आप पढ़ सकते हैं डीवी गुप्ता साहब की, जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है। उसमें ये डेटा 750 mm दिया हुआ है। ठीक, आप बीसी पुनमिया साहब को भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी यही दिया हुआ है। लेकिन यहां जो आपका बोर्ड है जो जवाब आपका लेकर चल रहा है वो कितना लेकर चल रहा है? 1 मीटर लेकर चल रहा है। 750 mm से कम तो नहीं होना चाहिए, तो जवाब 800 mm के नियर बाई में होना चाहिए। ये जवाब नियर बाई का मिल रहा है, लेकिन ठीक है, इन्होंने जवाब आपको 1 मीटर दिया है। आपसे ये प्रश्न कभी अन्य दोबारा पूछा जाए तो आप 1 मीटर ही दीजिएगा, तब तक जब तक मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी ना करूं डिजाइन पढ़ाते समय, कि मैं स्टेयर की डिजाइन आपको पढ़ाऊं और उस समय आपसे ये चर्चा करूं तो आप जवाब उस समय सही तरीके से समझिएगा कि कितना लेकर चलना है। तब मैं सारे क्लॉज सिम्टम सारे एक एक करके बताता हुआ चलूंगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर पहला रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया है कि आवासीय भवनों में सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई जो हम लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं 775 सेंटीमीटर यानी 750 mm, ये लेकर चलते हैं। जबकि अगर हमारा दूसरा कोई है, हाँ दूसरा समझते हैं, दूसरा कोई का मतलब क्या है? अगर दूसरा हम बात करें पब्लिक बिल्डिंग्स में, किसमें? सार्वजनिक भवनों में, सार्वजनिक भवनों में न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर 1200 mm लेकर चलते हैं। 1.2 मीटर लेकर चलते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि भैया ये स्थिति चलती है। अच्छा, दो बातें और आपसे करनी है। एक तो बात आपसे ये करनी है कि जो स्टेयर में हम ये रेलिंग लगाते हैं ना, इस रेलिंग की हाइट की बात आपसे कर रहे हैं, हाइट ऑफ रेलिंग। तो मैं यहां इसे थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं अलग से निकाल कर आपके लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं? हाइट ऑफ रेलिंग, दोनों साइड जो लगाते हैं हम रेलिंग की हाइट जो लेकर चलते हैं ना 75 से 90 सेंटीमीटर, इतनी हाइट लेकर चलते हैं। ये रिकमेंडेड हाइट है, आपको यही हाइट लेकर चलेंगे। ये कभी कभी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और बन सकता है कि हॉरिजॉन्टल से इस सीढ़ी का एंगल यानी पिच कितना लेकर चलते हैं। तो पिच की अगर बात करो ना, हाँ किसकी बात करो? पिच की बात करो। तो साहब जो पिच हम लेकर चलते हैं उस पिच पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये पिच सीढ़ी की लेकर चलते हैं 25 से 40 डिग्री। कितना लेकर चलते हैं? 25 से 40 डिग्री। तो आप बता दीजिए कि भैया 25 से 40 डिग्री का पिच लेकर चलते हैं, ये रिकमेंडेशन है। तो एक जनरल जानकारी स्टेयर के बारे में मैंने आपको दे दी है जिससे आपका ये प्रश्न हो जाएगा। लेकिन
स्टेयर के बारे में हम लोग और डिटेल्ड में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जब स्टेयर के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे तो आगे की चर्चाएं चलेंगी। मैंने कुछ डेटा यहां दे रखा है आपको कि द फॉलोइंग आर सम जनरल गाइडलाइंस कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग अ स्टेयर केस। जब स्टेयर केस का प्लानिंग कर रहे हो तो जनरल गाइडलाइन क्या चलती है, इस बारे में मैंने यहां थोड़ी जानकारी दे रखी है। ठीक, ये यहां पर देखिए मैंने बता रखा है कि मिनिमम विड्थ रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कितना लेकर चलेंगे। ये इंटरनेट से मैंने निकाला था तो 850 mm मिला था। कितना मिला था? 850 mm। इसीलिए जवाब मुझे लगता है कि आपके बोर्ड ने जो जवाब एक्सेप्ट किया है वो कितना एक्सेप्ट किया है, 1000 mm, क्योंकि 800 mm ही ऑप्शन में था। तो ये मैंने एक जनरल गाइडलाइन दी है, लेकिन इस पर मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा। इस लेक्चर में डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा तब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर फ्रॉम जनरल गिवन ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन कंप्यूटर से, सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर है वो कंप्यूटर के साथ कहीं ना कहीं कैड स्टैड सब सीखता है, तो उसे एक बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा, पहला दे रखा पेन प्लॉटर, दूसरा देखा है हार्ड कॉपियर, तीसरा माउस, चौथा इंकजेट प्रिंटर। तो ये भैया हमको लगता है कि माउस इसका सही जवाब है, लेकिन हमको क्यों लगता है इस पर थोड़ा चलिए। तो मैंने यहाँ दो स्लाइड साइड कर रखी, प्रिंटर में क्या क्या इनपुट डिवाइस है। पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। दिस इज द फर्स्ट इनपुट डिवाइस। हाँ, पहला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। दूसरा इनपुट डिवाइस माउस। तीसरा इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, इसका यूज हम खेल वेल करते समय कई बार इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो है ट्रैक बॉल, ये इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। पांचवा जो है स्कैनर, प्रिंटर नहीं आता साहब, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। छठा जो हमें देखने को मिलेगा टच स्क्रीन, सातवां वेबकैम, बात समझ रहे हैं, और आठवां माइक्रोफोन। ये सारे इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, मॉनिटर आपका आता है टीएफटी मॉनिटर, ठीक, वो आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब आउटपुट डिवाइस में आती है। तो आउटपुट आपसे नहीं पूछा है, आपसे इनपुट डिवाइस पूछा है। कुछ और दो चार नाम चाहो तो यहां ले सकते हो, कि जैसे इनपुट डिवाइस की अगर चर्चा करनी हो तो कीबोर्ड तो है ही है, हाँ, ग्राफिक टेबल है, बायोमेट्रिक्स है, वेबकैम है, इधर बात कर लीजिए बारकोड स्कैनर है, माइक्रोफोन है, माउस है। ये सब इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं साहब कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस में इतनी चीजें आती हैं, आप इनको बता दीजिए क्या दिक्कत है। जबकि हेडफोन, देखो माइक्रोफोन आता है किसमें? इनपुट में, जबकि हेडफोन आता है आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर आता है आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर आता है आउटपुट डिवाइस में। बात समझ गए? तो ये इस तरीके से चलता है, आप बता दीजिए। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, चलिए, तो ये तो प्रश्न हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आज थोड़ा हम लोग तेज प्रश्न करेंगे ताकि ये श्रृंखला हाँ समाप्त हो और अगले पेपर पर हम लोग चले। इफ स्टेयर केस हैज एन नंबर ऑफ राइजर देन नंबर ऑफ थ्रेड्स वुड बी। आपसे पूछ रहा है कि किसी स्टेयर केस में आप बताइए कि राइजर और थ्रेड में क्या अंतर होता है, मतलब कितने का संबंध होता है राइजर और थ्रेड में। तो आप राइजर और थ्रेड समझते हैं? अगर नहीं समझते तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्टेयर वाले इस पार्ट में चलते हैं और यहाँ देखते हैं किसे राइजर बोलेंगे किसे थ्रेड। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज राइजर और दिस इज थ्रेड। तो आपसे इन दोनों के बीच संबंध पूछा जा रहा है कि बताइए भैया कितना होगा। अगर मैं एक सामान्य भाषा में बात करूं तो मैं कह पाऊंगा, ये एकदम जनरल फॉर्मूला है, आप लोग बोल सकते हैं एकदम जनरल फॉर्मूला है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं सोल्यूशन में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, सोल्यूशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं साहब, बात ध्यान से समझिए। जब आपकी सीधी सीढ़ी हो, हाँ, फॉर स्ट्रेट स्टेयर, सीधी सीढ़ी के लिए, इसमें एक सीधा सीधा चलता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ थ्रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइजर माइनस 1, नंबर ऑफ राइजर माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसका डेरिवेशन आज मैं यहां नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा है कि डेरिवेशन हम लोग कहां करेंगे, हम लोग डेरिवेशन करेंगे जब बीसीएमई वाले पोर्शन को डिटेल्ड में हल करना शुरू करेंगे तब नेक्स्ट पेपर से। तो एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे ताकि ये रहे कि पेपर के सोल्यूशन के साथ हमारा टॉपिक भी तैयार होता जाए, हम केवल आंसर ना रटें। ठीक है, चलिए, तो ये जवाब है। तो यहां आप बोल सकते हैं T इज इक्वल्स टू R-1 को, ऐसे ही थ्रेड को, राइजर को ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप बता दीजिए कि क्या सोल्यूशन बनेगा साहब। तो इनका सोल्यूशन आप सीधा सीधा बता दीजिए कि भैया थ्रेड इज इक्वल्स टू राइजर -1। और यहां देखो थोड़ा
राइजर को इन्होंने किससे नोट डाउन किया है? राइजर को नोट डाउन किया है n से, तो n से नोट डाउन किया है तो क्या t इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यही ना बनेगा फॉर्मूला, तो बता दीजिएगा। ठीक, चलिए कितने प्रश्न अगर आपने कर लिए हैं तो अगला प्रश्न अपना ये है, ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द अंडरपाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कह रहा है अंडरपाइनिंग किस चीज की प्रक्रिया है? अंडरपाइनिंग समझते हैं, हम नींव में नीचे भराई कार्य करते हैं ताकि नींव को और मजबूती प्रदान किया जा सके। तो नींव को मजबूती प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम अंडरपाइनिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अंडरपाइनिंग बोलते हैं। यानी अगर आप यहां देखें तो आप नींव में भराई कार्य कर रहे हैं, आप इस भराई कार्य को इसलिए कर रहे हैं ताकि नींव और मजबूत हो सके, तो आप बोल दीजिए भैया कि नींव में भराई कार्य इसलिए किया जाता है, अंडरपाइनिंग की प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि नींव को और मजबूती प्रदान की जा सके। तो पहला दिया है स्ट्रेंथनिंग द रूफ ऑफ बिल्डिंग, रूफ के लिए नहीं करते हैं भाई, बीम के लिए भी नहीं करते, वॉल्स के लिए भी नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं? फाउंडेशन के लिए करते हैं। सो दिस इज फॉर दिस। ठीक है, तो ये जवाब आप यहां से दे सकते हैं कि भैया अंडरपाइनिंग की प्रक्रिया किसके लिए? अंडरपाइनिंग की प्रक्रिया फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम करते हैं, तो यहां से बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अ ग्रूव इन सनसेट इज नेसेसरी, कह रहे किसी सनसेट में ग्रूव काटते हैं हम, इस ग्रूव को जानते हैं क्या बोलते हैं? थ्रोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोटिंग बोलते हैं। आप लोग शायद ना जानते हो, इसके लिए एक विशेष शब्द इस्तेमाल होता है, थ्रोटिंग। क्या शब्द हम इस्तेमाल करते हैं साहब? थ्रोटिंग नाम का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। चलिए थ्रोटिंग के बारे में, ये कोपिंग भी बनाते हैं आप, तो उसमें भी थ्रोटिंग देते हैं। थोड़ा समझिए क्या है ये, फिर हम लोग चर्चा में चलेंगे। है क्या? बात ध्यान से समझिए, ये कोई बिल्डिंग है मान लीजिए ऐसी, अब हम इधर फाउंडेशन की तरफ नहीं चल रहे हैं, इधर होगा कहीं नीचे फाउंडेशन, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। यहां एक क्या है, यहां अपना स्लैब लेवल है, दिस इज अ स्लैब लेवल, और इस स्लैब लेवल का भी आगे भाग कहां तक गया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। दिस इज द टॉप रूफ एक्चुअली, और इसके ऊपर जो है हमने यहां एक वॉल बना रखी है, इस वॉल को हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। क्या बोलते हैं? पैरापेट वॉल। एंड दिस इज द टॉप मोस्ट पोर्शन, आप इसे क्या नाम देते हैं? कोपिंग। क्या नाम देते हैं? बिल्डिंग में सबसे ऊपरी भाग को आप नाम देते हैं कोपिंग। दे लिया जाएगा, अभी चिंता मत कीजिए ना, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और यहाँ कोई आपने खिड़की या जंगला लगा रखा है यहाँ, और इस खिड़की या जंगले के जस्ट ऊपर भी आप क्या करते हैं? आप जस्ट ऊपर भी क्या बनाते हैं? आप जस्ट ऊपर भी क्या बनाते हैं? सनसेट, ताकि इसकी बौछार यहां ना आ सके। और इस सनसेट में आप काटते हैं ग्रूव। क्या कट करते हैं? ग्रूव कट करते हैं। ग्रूव क्यों कट करते हैं? सवाल यही है, सवाल तो यही है कि ये ग्रूव क्यों कट करते हैं। ये देखिए, मुझे दोनों बातें आपको समझानी है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, पूरा चित्र पहले सही से बना देता हूं, फिर इस चित्र को हम सही से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, ये कोई क्या है? किसी घर में खिड़की या वेंटिलेटर, और ये क्या है? स्लैब या रूफ लेवल है। दिस वॉल इज नोन एज पैरापेट वॉल। ये जो दीवार देख रहे हैं आप, पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल, इसकी हाइट कितनी लेते हैं साहब? ये हाइट अगर बात करनी हो आपको तो ये हाइट आप लेते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर। 80 से 100 सेंटीमीटर कितनी हाइट लेकर चलते हैं? तो 80 से 100 सेंटीमीटर। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि साहब हम कितना लेकर चलते हैं इसकी हाइट? 80 से 100 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए साहब, ये जो पोर्शन आप कट कर रखे हैं, ये नाली जो काट रखे हैं, ये जो काट रखे हैं, और ये पोर्शन क्या कहलाता है? कोपिंग। और ये जो पोर्शन आपने यहां कट कर रखा है, इसी पोर्शन को आप लोग या हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस पोर्शन को थ्रोटिंग। इसी ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? थ्रोटिंग के नाम से। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। इसमें भी यही पोर्शन है, इसमें भी यहां जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज थ्रोटिंग। और ये पोर्शन क्या कहलाता है? दिस पोर्शन इज नोन एज वेदरिंग।
दिस पोर्शन इज नोन एज वेदरिंग। अब ये जो कहानी मैंने आपको दिखाई है बनाकर, इस पूरे चित्र का मतलब समझिए और पूरी कहानी समझिए। जैसे किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जैसे जैसे जाने लगे, कई मंजिल वाली बिल्डिंग हो, उससे कोई लेना देना है, नीचे फाउंडेशन कहाँ है मुझे इससे भी मतलब नहीं। यहां पर कोई विंडो लगी है या वेंटिलेटर लगा है, विंडो या वेंटिलेटर, तो विंडो या वेंटिलेटर में बाहर बारिश का पानी अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए हम यहां बनाते हैं सनसेट। दिस पोर्शन इज नोन एज सनसेट। इसे किस नाम से जानते हैं साहब? तो इसे हम जानते हैं सनसेट के नाम से। ये क्या है? सनसेट है, सनसेट है, हाँ सनसेट। और इस सनसेट को हम ऐसा बनाते हैं, तो इस सनसेट में दो पोर्शन बनाना पड़ता है। एक तो ये ढालू सरफेस जिसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं, ताकि ये पानी जो बरसात का इसके ऊपर गिरे वो लुढ़कता हुआ कहां? नीचे चला जाए। लेकिन यहां निचले वाले तल पर, इस सनसेट के निचले तल पर हम एक यहां ग्रूव काट रखते हैं, एक नाली काट रखते हैं। इस ग्रूव या नाली को काटने का पर्पज ये है ताकि जो है ये बारिश का पानी जो है, बारिश का पानी ये रेंगते हुए इस रास्ते को पकड़ते हुए दीवार वाला रास्ता फिर से ना पकड़ ले, इसीलिए हम यहाँ नाली काटते हैं। और इस नाली को ही क्या बोलते हैं? थ्रोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोटिंग बोलते हैं। तो यानी किसी सनसेट में दो पोर्शन देखने को मिलते हैं, एक तो वेदरिंग, दूसरा थ्रोटिंग। ठीक। अच्छा, दूसरी बात करिए, यहां जब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यहां स्लैब है, स्लैब के ऊपर आप जानते हैं घर में सबसे मतलब घर के सबसे टॉप पर आप क्या बनाते हैं? पैरापेट वॉल। सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाते हैं चारों तरफ। इस दीवार का कोई बड़ा विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन ये सुरक्षा पर्पजों के लिए बनाई जाती है। तो आपने पैरापेट वॉल बना दी। अब इस पैरापेट वॉल की हाइट कितनी लेते हैं? तो 80 से 100 सेंटीमीटर लेते हैं। लेकिन इस पैरापेट वॉल के जोड़ों से होता हुआ बरसात का पानी यहां नीचे प्रवेश ना करे, इसीलिए इसके ऊपर कोपिंग बनाई जाती है। अलग अलग शेप की बनती है, उससे परेशानी नहीं है। लेकिन इस कोपिंग में भी दो पोर्शन होते हैं, ये ढालू सतह जिसे आप वेदरिंग कहते हैं, और इसके निचली सतह पर यहां कटी हुई ये नाली जिसे आप थ्रोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोटिंग। वो इसलिए काटा जाता है ताकि बरसात का पानी रेंगते हुए इस सतह को पकड़ते हुए दीवार का रास्ता ना पकड़ ले, इसीलिए हम क्या काटते हैं? थ्रोटिंग काटते हैं। तो हम यहां क्या कह सकते हैं? ये थ्रोटिंग क्यों काटते हैं? थ्रोटिंग क्यों काटते हैं? बारिश के पानी को दीवार तक रेंगते हुए पहुंचने से, ये इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? काटते हैं। और वेदरिंग क्यों करते हैं? वेदरिंग वाला पोर्शन क्यों बनाते हैं? ताकि बरसात का जो जल है वो लुढ़कते हुए यानी क्या करे, ढालू सतह की तरफ बहता हुआ आसानी से निकल जाए और इधर जोड़ों से होता हुआ नीचे ना जाए। तो इस पर्पज के लिए बनाते हैं। तो आपसे यही सवाल यहां पूछा गया है कि एक बात बताइए, जो ग्रूव काटते हैं आप सनसेट में, इसी को आप ग्रूव भी कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? ये जो आपने क्या काट रखा है, इसी पोर्शन को, इसी थ्रोटिंग वाले पोर्शन को क्या बोल सकते हैं आप? ग्रूव बोल सकते हैं। ये जो ग्रूव आप काट रखे हैं, ये ग्रूव क्यों काट रखे हैं? तो ग्रूव काटने का पर्पज अपना क्या है साहब? ताकि बरसात वाला पानी जो है वो रेंगते हुए ढके हुए क्षेत्र में प्रवेश ना करे। तो सही जवाब क्या होगा? प्रिवेंट रेन फ्रॉम क्रीपिंग एंड एंटरिंग द कवर्ड एरिया, यही आपका सही जवाब होगा। हवा को रोकने के लिए नहीं बनाते, छाया को मजबूत करने के लिए नहीं बनाते, और सनसेट का हाइट भी कम कर वेट भी कम करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि इसको बनाने का पर्पज क्या है? ताकि बरसात का जल वो अपना कंटिन्यू जिस दिशा में वो बहकर जा रहा है वो अब बहाव की दिशा में ब्रेक हो सके, इसीलिए हम वो नाली या ग्रूव काटते हैं। तो ये सवाल यहां से आप बता सकते हैं, इसका जवाब यहां से दे सकते हैं। ठीक, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन ये है, इस प्रश्न पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन का इनमें से कौन सा प्रकार? देख भाई, नेचुरल वेंटिलेशन मतलब जिसमें किसी कहीं बाहर से एनर्जी ना लगानी पड़ रही हो, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट ना लगाना पड़ रहा हो। तो इसके लिए अगर बात करो तो हम लोग यहां सीधा सीधा कह सकते हैं कि सप्लाई सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, प्लेनम सिस्टम, ये सब मैकेनिकल वेंटिलेशन के प्रकार है। लेकिन ये विंडो जो लगाते हैं घर में, खिड़की, वेंटिलेटर, ये जो हम लोग आते हैं, ये सब किस प्रकार के वेंटिलेशन व्यवस्था है साहब? तो ये नेचुरल वेंटिलेशन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आप बता दीजिए कि खिड़की जो है ये नेचुरल वेंटिलेशन है, बाकी प्लेनम सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, सप्लाई सिस्टम, ये सब मैकेनिकल है। ये तीनों कैसे हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल
वेंटिलेशन। ठीक, तो आप बता दीजिए। नेचुरल वाला ये केवल एक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। इस क्वेश्चन पर थोड़ी बात करनी है। देखिए आप लोग, यूपिटर प्लस सी ने आपसे कितना बड़ा धोखा किया कि आपसे कहा कि साहब हम कुछ ही विषय पूछेंगे, और पूछा प्रश्न सिविल इंजीनियरिंग के हर एक पोर्शन से। इवन सीपीएम पर्ट से भी आपसे सवाल पूछ रखा है, सीपीएम पर्ट से भी आपसे सवाल पूछ रखा है। देखिए क्या पूछा है कि इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि को पूरा करने में न्यूनतम संभव समय क्या कहलाता है। न्यूनतम संभव समय, तो हम आशा कर सकते हैं कितने समय में ये चीज हो जाएगी, तो उसे आशावादी काल, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप हमसे जरूर पूछना चाहेंगे कि सर मोस्ट लाइकली टाइम बताइए, एक्सपेक्टेड टाइम बताइए, पेसिमिस्टिक टाइम बताइए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। फिर क्यों नहीं बताऊंगा भाई? मुझे तो बताने के लिए ही यहाँ आप लोग ने बैच ज्वाइन की है, बताने के लिए ही आप लोग ने सपोर्ट किया है। फिर आप कहेंगे क्यों नहीं बताएंगे। मैंने कहा भाई फिर आगे चलकर आपको इवेंट और एक्टिविटी का पूरा जाल पढ़ाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन मजा असली कब आएगा? जब पूरा इवेंट और एक्टिविटी का जाल हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग करने वाले हैं कि नेक्स्ट पेपर जहां सीपीएम पार्ट आएगा, तो एक बेसिक जानकारी पूरी मैं आपको देता हुआ चलूंगा, तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फ्लूइड से है। विच अमंग द फॉलोइंग फ्लूइड्स पॉसेसेस विस्कोसिटी, इनमें से किस फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है? इनमें से किस फ्लूइड में आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है? तो सवाल तो यही है, सवाल यही है कि भैया किस फ्लूइड में आपको विस्कोसिटी देखने को मिलती है। देखो भैया, अगर हम लोग जनरल बात करें, जनरल सामान्य बात करें, तो फ्लूइड जो है इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ी जानकारी दे ही देता हूं, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मैटर की। किसकी बात करते हैं? मैटर यानी द्रव्य की। मैटर यानी द्रव्य की बात करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो द्रव्य क्या है? आप कहते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों में प्रभाव डाले, और जिसका कुछ भार हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब मैटर का एक जो जनरल क्लासिफिकेशन किया जाता है, जनरल क्लासिफिकेशन, हाँ, मैटर का क्लासिफिकेशन जो हम जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं ऐसे लिखता चलता हूं, बस समझते चलिए। आप लोग ये बातें जानते हैं, क्लास 6 तक पढ़ा दिया जाता है ये सब। जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक जो जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं अंतर आणविक दूरी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर। तो अगर इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करो तो मैटर 5 प्रकार का होता है। आप तुरंत मुझसे कहेंगे साहब 5 प्रकार का कब से हो गया? 3 ही तो होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने कहा ये 3 नहीं होता, 5 होता है। इसमें अवस्था भी मैटर की काउंट कर लीजिए। तो आप कहेंगे इसके बिहाफ पर अगर बात करें तो मैटर कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का। पहला होता है सॉलिड, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, ठीक, तीसरा गैस या वेपर, और वेपर और गैस में बहुत अंतर है साहब। चौथा प्लाज्मा स्टेट, मैंने कहा ना अवस्था काउंट करते हुए बात कीजिएगा, प्लाज्मा। और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 प्रकार का मैटर हमें देखने को मिलता है। ठीक, कितने प्रकार का देखने को मिलता है? 5 प्रकार का। सॉलिड, लिक्विड, गैस या वेपर, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सूरज की बात करिए ना, तो सूरज में जो द्रव्यमान है वो इस अवस्था में है, प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, चलिए, तो एक जनरल जानकारी मैंने आपको दे दी। हमारा जो फ्लूइड वाला टर्म है, हाँ, फ्लूइड वाला टर्म, हम उस पर थोड़ा चलते हैं। इन दोनों को हटाइए, ये विशेष अवस्थाएं हैं, इन दोनों को हटाइए यहां से, और ये दोनों एक विशेष अवस्था है, तो इनको हटा लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, यहां चलिए, यहां गैस या वेपर। ठीक, हाँ, अब आपसे बात करें कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत ज्यादा हो और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो, तो भैया आप इसे सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड में एक सबसे खास बात है, सॉलिड मटेरियल्स में एक सबसे खास बात है कि यह बाह्य बल लगने पर भी अपना आकार बनाए रखने में कैपेबल होते हैं एक निश्चित सीमा तक। ठीक, चलिए, तो दूसरी बात है लिक्विड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ये थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगने पर शियर फोर्स की दिशा में क्या दिखा देते हैं? हाँ,
फ्लो, प्रवाह दिखाने लगते हैं। अगली बात करिए, गैस या वेपर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 0 से अनंत तक, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा होती है, और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य होता है। ठीक, तो आप बोल दीजिए, लेकिन ये भी फ्लो करने में कैपेबल है और ये भी फ्लो करने में कैपेबल है, इसीलिए इन दोनों को हम कंबाइंड एक टर्म में क्या बोलते हैं, फ्लूइड, मतलब ऐसे पदार्थ जो फ्लो करने में कैपेबल है। तो ये तो एक जनरल जानकारी रही कि भैया ऐसे हमको देखने को मिलता है। अब चलिए हम थोड़ा सा मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक रफ आइडिया लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर का एक दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है सबका, हमारा भी है। तो चलिए यहां हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी, बहने की प्रकृति के आधार पर कि बहाव का गुण है या नहीं, इस गुण के आधार पर अगर बात करिए तो मैटर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्लूइड जो फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो, और एक है सॉलिड विच कैन नॉट फ्लो, जनरली फ्लो नहीं कर सकता। एक फ्लूइड में कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा लिक्विड और दूसरा आ जाएगा गैस या वेपर। आप कहेंगे सर बार बार दोनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? देख भैया, गैस और वेपर में बड़ा अंतर होता है। वे गैसें जिन्हें ताप और दाब में बहुत कम परिवर्तन करके ही पुनः द्रव में बदला जा सके, आप उन्हें क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। और जिनको नहीं किया जा सकता, जिनके लिए ताप दाब में बहुत बदलाव करना पड़ता है, अपने गैस ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने यहां बता दिया कि भैया फ्लो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर इतने प्रकार का होता है। अब एक और बात कर लेते हैं, लगे हाथ एक और बात निपटा लेते हैं, लगे हाथ एक और बात निपटा लेते हैं। आप कहेंगे सर वो क्या है? मैंने कहा थ्योरी और प्रैक्टिकल बेसिस पर बताइए, कि थ्योरी और प्रैक्टिकल बेसिस पर बताइए कि फ्लूइड कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अब हमारा मेन मुद्दा किससे है, फ्लूइड से है। और फ्लूइड पर ही बात कर लेते हैं कि प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बताइए कि फ्लूइड कितने प्रकार का होता है। तो फ्लूइड जो है ये दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो पहला फ्लूइड है रियल फ्लूइड, या इसी को कुछ लोग प्रैक्टिकल फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, कुछ लोग इसी को थ्योरेटिकल फ्लूइड भी कहते हैं। मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू दिस होल टॉपिक, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ ये होता है, इसलिए जवाब ये है। ठीक, चलिए तो अब ये दो तरह के फ्लूइड हमें देखने को मिलते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के बिहाफ पर। तो आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि सर बताइए, मैंने कहा देखो कोई भी फ्लूइड थ्योरेटिकली जो मिलता है, कोई भी फ्लूइड या आइडियल फ्लूइड जैसा शब्द एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई भी फ्लूइड आइडियल है ही नहीं। जितने मिलते हैं प्रकृति में वो सब रियल फ्लूइड है, सब प्रैक्टिकल फ्लूइड है। तो आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं? हमने कहा फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम लोग ये क्लासिफिकेशन करके कह रहे हैं कि भैया आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी हम प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से पानी को और एयर को क्या मान के रखते हैं, आइडियल फ्लूइड मान के रखते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात वहां है ही नहीं, अब बता दीजिएगा। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इन दोनों में अंतर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं आइडियल फ्लूइड और दूसरी तरफ लिख लेते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड, इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करनी है हमको। पहली प्रॉपर्टी बात करें आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती। हम क्या लिखेंगे, डोंट हैव विस्कोसिटी, चानता नहीं होती इनमें। लेकिन इस पर बात करिए, अगर इसमें बात करिए तो हैव सम विस्कोसिटी या हैव विस्कोसिटी, चानता इसमें होती है, इसमें नहीं होती। बस याद रखिएगा, इतना पॉइंट याद रखना है आपको, 4-5 में लिखूंगा उतना ही याद रखिएगा। इसमें बात करिए तो इसमें सरफेस टेंशन ये 0 होता है, लेकिन इसमें सरफेस टेंशन 0 नहीं होगा। इसमें सरफेस टेंशन सिग्मा, सिग्मा यानी कौन, सरफेस टेंशन, ये 0 नहीं होता, इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होती है। तो आप बता दीजिए कि भैया ये हिसाब किताब इनका चलता है।
नेक्स्ट बात करिए, तीसरा पॉइंट, ये इनकम्प्रेसिबल है, मतलब बल लगने पर अपने आयतन में कोई अंतर नहीं दिखाएगा, ठीक। लेकिन इनमें जो है कुछ डेफिनेट कंप्रेसिबिलिटी होती है, और ये इनकी अगर बात करिए थर्ड पॉइंट, तो ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल है। बस पॉइंट्स याद रखिए इनके, बस, और कुछ काम की बात नहीं है। इनकम्प्रेसिबल है, इनकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये अनंत होती है, और इनकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कुछ क्या होगी, निश्चित वैल्यू होगी, नॉट इक्वल्स टू इनफिनाइट। तो आप बोल दीजिए कि साहब ये हिसाब किताब। एक बात में अब यहां कहेंगे, क्या कहेंगे, कि वास्तव में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, प्रैक्टिकली डू नॉट एग्जिस्ट। और ये हम यहां अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, लगभग, असल में लगभग शब्द का इस्तेमाल ही मत करो, आप डायरेक्टली बोलो सभी फ्लूइड रियल हैं। फ्लूइड रियल है, तो वास्तव में जितने फ्लूइड मिलते हैं वो सब रियल कैटेगरी में ही आते हैं। आइडियल जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस इतने पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर करना बहुत आसान है आपके लिए। जब इन पर डिटेल्ड में हम लोग कभी और चर्चा में आएंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो यहां देखिए कह रहा है कि ऐसा द्रव बताइए जिसमें विस्कोसिटी है ही नहीं। हाँ, तो यहां क्या कह रहा है, सॉरी विस्कोसिटी है, ऐसा फ्लूइड बताइए जिसमें विस्कोसिटी है। तो भैया रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक। अच्छा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या है। तो जब हम न्यूटन के श्यानता के नियम का अनुसरण करने के आधार पर फ्लूइड का वर्गीकरण करते हैं तो फ्लूइड दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो जो न्यूटन के श्यानता का नियम का पालन करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो नहीं करते, नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में दो आते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, एक टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक। और दूसरी बात करो तो न्यूटोनियन फ्लूइड, लगभग वो सभी फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता का नियम का पालन करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड है। और ये वाला कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक। तो आपका जवाब यहां से आपको मिल जाता है, एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि साहब ये जानकारी यहां तक ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, आपसे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसका किसका समेशन है। बस दो बात मैं आपको बता रहा हूं, बात ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द आता है टोटल एनर्जी लाइन, टीएल। क्या शब्द आता है, टोटल एनर्जी लाइन। और इस टोटल एनर्जी लाइन की अगर बात करो तो टीएल जो है, ये पहला शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। टीएल जो होता है ये समेशन है प्रेशर हेड का, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, इन दोनों का। इसका फॉर्मूला भी बन जाता है टीएल इज इक्वल्स टू पी बाई रो जी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा बाद में कि किस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वेट में लिखा है या एनर्जी पर यूनिट मास में लिखा है। वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, ये फार्मूला इनका बनता है, ठीक। क्या फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा शब्द अपने सामने आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसकी बात करते हैं तो ये बराबर होता है साहब, HGL बराबर होता है प्रेशर हेड P बाई रो जी प्लस डेटम हेड जेड, इसी के बराबर होता है। आपसे ये सवाल पूछा गया है कि बताइए कौन किसके बराबर होता है। तो भाई ये सिंपल जवाब है, इसका सिंपल सा सवाल है। तो आप बता दीजिए कि इसमें प्रेशर हेड और डेटम हेड यही दो होते हैं। डेटम हेड और प्रेशर हेड का समेशन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो ये एकदम सिंपल जवाब है जो आप दे सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब ये देखो वेल हाइड्रोलिक से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक्यूफ्यूज इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच, कह रहे हैं एक्यूफ्यूज किस तरह की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। देख भाई, आप कुल मिला जुलाकर क्या करते हैं भाई, चार तरह की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एक्वीफर, क्या पढ़ते हैं, एक्वीफर।
तो वह जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो पानी को होल्ड भी करती है और ईल्ड भी कराती है, मतलब पानी को रोक के भी रख पाने में कैपेबल है और पानी को पास कराने में भी कैपेबल है। आप उसको बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब ये जो है, आप इसको क्या नाम दे देते हैं, इसी को नाम दे देते हैं, आप इसी को नाम दे देते हैं, आवाज आ रही क्लियर, ठीक है। तो पानी को होल्ड भी करता है और ईल्ड भी, यानी यहां सरल भाषा में पास लिख दीजिए, ईल्ड की जगह क्या लिख दीजिए, पास लिख दीजिए, ज्यादा सही है। हाँ, तो पानी को होल्ड भी रख करता है और पानी को पास भी कराता है। तो आप समझिए ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो पानी को रोक रखने में कैपेबल है अपने भीतर वाइड्स में, और उन वाइड से पानी को निकल जाने में भी कैपेबल है। तो ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एक्विफर। दूसरा कहलाता है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड से ना रिटार्ड थोड़ा याद रखना, पानी को होल्ड तो करेगा, क्या करेगा भाई, होल्ड तो करेगा, प्लस अगर बात करो तो बहुत कम पास कराता है, बहुत कम पास कराता है या करता है, बहुत कम पास करता है। इसमें जनरली सिल्ट आता है, क्या आता है, सिल्ट आता है। अगला टर्म आता है अपने पास एक्विक्लूड। एक्विक्लूड, एक्विक्लूड से क्ले याद रखना यार, क्या याद रखना, क्ले याद रखना। तो यहां से समझ में आ जाएगा, होल्ड तो करेगा पर पास नहीं कराएगा, पास नहीं करता, ठीक। और एक टर्म आता है अपने सामने, लास्ट टर्म एक्विफ्यूज। एक्विफ्यूज से रॉक याद रखना, सभी प्रकार की रॉक लगभग कैसी है, इग्नियस श्रेणी की रॉक कैसी हैं, एक्विफ्यूज ही होती हैं। हाँ, इग्नियस रॉक इसी तरह की श्रेणी में आती है, जनरली रॉक्स इसी श्रेणी में आती है, और ये ना पानी को होल्ड करती हैं ना पास कराती हैं। नो होल्ड प्लस नो पास। तो आपसे देखो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है कि भैया वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बताइए जो एक्विफ्यूज है। तो एक्विफ्यूज ना पानी कंटेन करती है ना पानी ईल्ड करती है, ठीक, समझ गए। तो क्या जवाब होगा, नाइदर कंटेन्स नॉर ईल्ड वाटर। तो जवाब आपका पहला ही सही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, बात ध्यान से देखते चलिए, कि अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसीडर्ड फॉर साइट्स ऑफ हैवी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। हैवी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर की बियरिंग कैपेसिटी निकालते समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेकर चलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम से कम 3 गुना तक लेकर चलते हैं ऐसी दशा में। कितना लेकर चलते हैं, 3 गुना तक। तो यहां जो जवाब बताना है आपको 2 से 3 गुना, यानी कितना जवाब होगा, 2.5 से 3। ये आपका सही जवाब होगा, आप इस प्रश्न के लिए ये जवाब दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, यहां देखो 2 शब्द, आपको 2 शब्दों में अंतर करना सीखना है, स्कर्टिंग और डैडो, इन दोनों में अंतर सीखना है। लेकिन पहले पूरी बात समझ लीजिए। कह रहे हैं अ लोअर पार्ट ऑफ प्लास्टर वॉल वेयर स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू मेक इट बेटर रेजिस्टेंट इज नोन एज। कह रहे हैं कि भाई किसी दीवार का, प्लास्टर की हुई सतह का वो निचला भाग जिसे एक विशेष उपचार दिया गया हो ताकि वो जल रोधी बन सके, सर वही उपचार क्या कहलाता है। अगर वो उपचार जो है, अगर वो उपचार, बस ध्यान से देख लीजिए, ये है आपकी प्लास्टर्ड वॉल। इस प्लास्टर्ड वॉल पर आप देखिए, यहां पर आप जहां भी देख रहे हैं, हाँ क्या किया गया है, एक स्पेशल टाइल का ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि इस दीवार को क्या किया जा सके। हाँ, यहां देखिए आप इस बिल्डिंग में कि भैया ये बना रखे हैं, तो आप यहां से यहां तक क्या दे रखे हैं, टाइल का एक विशेष उपचार कर रखे हैं। तो आप ये जो उपचार है ना, इसी को डैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैडो। लेकिन एक टर्म आता है स्कर्टिंग। क्या टर्म आता है, स्कर्टिंग। याद रखिएगा, अगर फ्लोर के लेवल से केवल 6 इंच तक किया है आपने, तब वो स्कर्टिंग कहलाएगा। और अगर आपने 90 सेंटीमीटर तक लगभग कर दिया है, 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक, तो आप समझिए कि वो क्या है,
डैडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डैडो। तो आप समझिए कि विशेष उपचार जो आपसे यहाँ पूछा गया है वो विशेष उपचार क्या कहलाता है? डैडो कहलाता है। क्या कहलाता है? डैडो। अच्छा, सेकंड कोट जो होती है ना प्लास्टर की, सॉरी पेंट की, पहले कोट को प्राइम कोट बोलते हैं, दूसरे को अंडर कोट बोलते हैं, तीसरे को फाइनल कोट बोलते हैं। तो अंडर कोट का मतलब सेकंड कोट ऑफ पेंट, ठीक। फिनिशिंग कोट दैट्स द फाइनल कोट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर अपने, और अगला प्रश्न अपना ये है, आपसे क्वेश्चन नंबर 33 यही पूछ रहा है कि इज द एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑन द साइड्स ऑफ एन ओपनिंग आफ्टर डोर विंडो फ्रेम हैज बीन फिटेड टू इन पोजीशन। यहां कुछ लोग जैम्ब में और रिवील में कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। नहीं करना है आपको कंफ्यूजन पैदा, बात ध्यान से सुनिए। आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भैया दरवाजा खिड़की लगा लेने के बाद ये जो वर्टिकल पोर्शन दोनों साइड में छोड़ रखे हैं, इस वर्टिकल पोर्शन को क्या कहते हैं? साहब इसको रिवील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रिवील बोलते हैं, इसे रिवील बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर जैम्ब क्या होता है वो समझाइए। मैंने कहा भैया दीवार ऐसी समझिए आपकी है, इस दीवार में आपने यहाँ खांचा काटा है, इस दीवार का ये वर्टिकल साइड जिसके साथ आकर आपके खिड़की का वो पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट अटैच होगा, आप इसे जैम्ब कहते हैं। ये ऊपर वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं, निचले पोर्शन को सिल बोलते हैं। तो ये इनकी कहानी चलती है। लेकिन बीसीएमई जब आप पढ़िएगा तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि भाई आपसे प्रश्न जो है ना एकदम भयंकर पूछ रखे हैं, बढ़िया प्रश्न पूछ रखे हैं। आगे के प्रश्नों में आप जब लोग 2018 2016 का पेपर हल करेंगे ना तो बीसीएमई देखिए इतना पूछ रखे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ जवाब क्या होगा साहब? रिवील होगा। आप कहेंगे सर सॉफिट क्या होता है? इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप समझिए कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज सॉफिट एंड दिस पोर्शन इज नोन एज सिल, लेकिन अंदर की तरफ से देखिएगा, ठीक। चलिए इतनी बातचीत हम लोग ने यहां कर ली है। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कैरेक का उपयोग ईंट चिनाई में करते हैं मोर्टार उठाने, फैलाने, काटने, जोड़ने के लिए। तो आप उसे क्या नाम देते हैं? साहब ईंट की चिनाई में जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया है, हिंदी इसकी, हिंदी में करेक्ट लिख दे रहा हूं आपके लिए। का उपयोग ईंट चिनाई में थोड़ा सा आगे पीछे हिंदी टाइपिंग में हो गया है किसी तरीके से, यहां ऐड कर रहे हैं हम आपके लिए। ईंट की चिनाई में किया जाता है मोर्टार को उठाने, फैलाने, काटने और जोड़ने के लिए। तो भैया ईंट की चिनाई में आप किसका प्रयोग करते हैं? सबसे ज्यादा मसाले को उठाने, फैलाने, जोड़ने के लिए आप करनी का, ट्रॉवेल का यूज करते हैं। तो आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए ट्रॉवेल। आप पूछेंगे सर फ्लोट किस काम आता है, स्ट्रेट एज किस काम आता है, और ये ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं? हमने कहा भैया ये करनी, ट्रॉवेल, ये ट्रॉवेल ही इस पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी प्लास्टर करते समय, हाँ प्लास्टर करते समय प्लास्टर को स्मूथ बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोट का। और उबड़ खाबड़ प्लास्टर की हुई सतह के उबड़ खाबड़पन को दूर करने के लिए और रिक्वायर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रेट एड्ज का। स्ट्रेट एड्ज का, ये जो भाई साहब लेके रखे हैं ना, यही स्ट्रेट एड्ज है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आपसे यही सवाल बनता है, यही सवाल पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इस प्रश्न में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं थे ओरिजिनल पेपर के, तो मैंने ये 2-3 ऑप्शन अपने से लिख दिए हैं। सही जवाब उपलब्ध है, इसलिए रूमिनेस इसका सही जवाब है, लेकिन मैंने इसको खुद से मॉडिफाई करके लिखा है। तो मॉडिफाइड है क्वेश्चन थोड़ा सा, केवल यही क्वेश्चन मॉडिफाइड है क्योंकि इसका सही ऑप्शन हमारे पास नहीं मिला था। ठीक, जवाब यही है। लेकिन जवाब है क्या, प्रश्न तो पहले पढ़ लें। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैनिटेशन। कह रहे किसी बिल्डिंग की स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। तो ये इतने ऑप्शन यहां दे रखे हैं, हमने ऑप्शन अपने से बना दिए थे मैंने। ठीक, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम पूरी कहानी का सारांश ही पढ़ लेते हैं कि भवन की योजना बनाते समय प्रिंसिपल प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लानिंग के लिए मतलब बिल्डिंग को या बिल्डिंग का प्लानिंग करते समय एक बुनियादी सिद्धांत जो हम आप लेकर चलते हैं वो पहला है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब बिल्डिंग का उन्मुखीकरण किस तरफ हो ताकि वेंटिलेशन प्राप्त किया जा सके, इसका ध्यान रखना है आपको। प्रोस्पेक्ट, हाँ तो बाहर से देखने पर बिल्डिंग कैसा दिखेगा इसका भी ध्यान रखना है। बिल्डिंग के भीतर की प्राइवेसी बनी रहे इसका भी ध्यान आपको रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात आप करिए यहां, तो
कमरों का ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि भैया रहने वाले कमरे अलग एक तरफ हो, स्टोर रूम का कमरा कहीं एक तरफ हो, इस तरीके से हम ग्रुपिंग भी कर रखते हैं। अगला है रूमीनेस, इसी से सवाल था असल में। रूमीनेस का मतलब कक्ष विस्तार से है कि कमरा कितना बड़ा छोटा बनाया जाए, और इसका कहीं से भी बिल्डिंग के सैनिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इमारत की स्वच्छता की स्थिति सीधे रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, इसीलिए इसका संबंध उचित प्रकाश व्यवस्था, बस यही चीज देखनी है, वेंटिलेशन, सफाई, इन सब से सैनिटेशन का संबंध है। लेकिन कहीं से भी रूमीनेस से इसका संबंध नहीं। रूमीनेस क्या है आप समझ गए, कक्ष विस्तार। तो सैनिटेशन के लिए बिल्डिंग में आवश्यक है कि भैया साफ सफाई बढ़िया रखी जाए, वेंटिलेशन प्रॉपर हो और प्रकाश की सही व्यवस्था हो। क्यों? क्योंकि भवन में अगर दिन भर में एक बार प्रकाश बिल्डिंग के कोने कोने तक नहीं पहुंचता है तो परिणाम ये होगा फफूंद इत्यादि का जन्म होने लगेगा और खसरा इत्यादि की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कमरे की योजना इस तरह बनाई जाए कि मूल उद्देश्य में बिना कोई चेंज किए हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सके, ठीक है, इच्छा अनुसार। और अगला है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी इस प्रकार बनाई कि वित्तीय सीमा के भीतर हो अपने, इसके बाहर कहीं ना जाए। चलिए, यहां तक आज बात हुई और हमें लगता है कि आप लोग यहां तक की सारी कहानी आज हमारे साथ समझे हैं। और आपका ये सही जवाब क्या है? रूमीनेस। तो भैया बिल्डिंग की स्वच्छता को कौन प्रभावित नहीं करता? रूमीनेस भी नहीं करता, इकोनॉमी भी नहीं करता। तो जवाब यहां जो हमारा होगा वो होगा बोथ। क्या जवाब होगा? बोथ। ठीक, हमने प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई किया था और ये बोथ इसलिए लिख दिया है, जानबूझकर हमने मॉडिफाई किया था। ठीक है, हो गई बात। चलिए, तो इतना सारा हमारा आपका ये जवाब है, ये प्रश्न है, और आज यहां जाकर ये पूरी सीरीज जो है आपकी समाप्त होती है। चलिए, धन्यवाद। इस सेशन को लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आप लोग सेशन पे पूरा कमांड बना पाए हो, समझ पाए हो, तो हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव है, अमूल्य सुझाव है, तो वो भी हम तक पहुंचाने का कष्ट करें, हम उसका हर संभव तरीके से निवारण करेंगे। चलिए, धन्यवाद।